अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। जिन लोगों को लग रहा था ना कि सर्दी चली गई, हम अपनी बात नहीं कर रहे, एक्सक्लूड अस। हमारी तो चली गई है, हमारी तो चली गई है, हमारी तो जा चुकी है, लेकिन बाकी मुल्क में जहाँ बिल्कुल जा रही थी और जाहिर है अब टाइम भी आ गया है कि सर्दी जाने का, वहाँ ज़रा ठंड थोड़ी देर लौटी और बारिशें हुई, मौसम खुशगवार हुआ, मरी गलियात में बर्फबारी हुई है। सो अभी टूरिस्ट भी बहुत से पहुंचे हुए हैं, अभी कुछ प्लानिंग के जोन में हैं या फेज में हैं। सो यस, द वेदर हैज टेकन अ टर्न अगेन, मतलब जाते जाते वो लोगों को जरा और थोड़ा सा मजा आ जाए, मतलब जिनके यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, मौसम ने अंगड़ाई ली है। नहीं ऐसा एक गाना याद आया, इससे मुझे एक गाना याद आया, लेकिन अभी नहीं गाएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे हम सुबह सुबह। बट जो एंजॉय कर रहे हैं, जिनका अच्छा मौसम है, बहुत अच्छी बात है, खुश रहें। हमारे फुल ब्लास्ट एसी ऑन है इधर स्टूडियो में भी, बिकॉज हमारे यहाँ ठीक ठाक गर्मी हो चुकी है, हमारा 30+ हुआ है टेम्परेचर। सो वी आर डन विद विंटर, इफ़ यू वांटेड टू कॉल इट विंटर। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा अपने चैलेंजेस पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या है वो हम आगे जाके आपको दिखाएंगे सूरत हाल कैसी है मौसम की। लेकिन हाँ, चैलेंज जिसकी आप बात कर रही थी वो ये है कि इनफॉर्म बैटर फ़खर जमान इंजर्ड होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह इमाम उल हक आज फाइनली कौमी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आपको पता है एक पूरा प्रोसेस होता है, ICC को लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई हमारे साथ ये मिसहैप हो गया है। और आप सोचिए, नहीं ना सोचिए, तो इमाम उल हक का हम बता दें कि संडे को यानी इतवार को भारत के इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे। यस, और मैच जो है विनर समझे जाने वाले फ़खर वो इवेंट से बाहर हो चुके हैं। बड़ा ही वैसे दिल टूटा है, यकीनन उनका भी टूटा होगा। This is a big setback. It is a very major setback. It is a major setback. मतलब पहले हमें लगता था साइम अयूब का होना बड़ा ज़रूरी है, और ऑब्वियसली था भी, और वो भी एक अजीब किस्म की, मतलब एक फ्रीक एक्सीडेंट ही आप इसको कहेंगे ना, तो उसमें वो बाहर हो गए। और फिर पहले मैच के पहले 5 मिनट, मतलब कितने 10 मिनट में, मतलब इट रियली हैपेंड लाइक दैट, इट वाज मेंट टू बी। तो पाकिस्तान टीम के लिए जी बड़ा ये सब कुछ ज़रा सेटबैक तो है। ओपनर साइम पहले ही इंजरी के शिकार हैं और कई हफ्तों से आपको पता ही है कि वो लंदन में ज़ेर इलाज भी हैं, और अभी तक मालूम बाय द वे नहीं है कि उनकी वापसी कब होगी। और अब फ़खर भी टीम को दस्तयाब नहीं है, जिन पर टीम बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी और वो परफॉर्मेंस आपको पता है कंसिस्टेंटली देते हैं। एक्चुअली विद द इंजरी ऑल्सो वो थोड़ा सा परफॉर्म कर गए थे। हमारी बैटिंग लाइनअप का एक अहम सुतून है, पिलर हैं, जिसके ऊपर लिटरली पूरा मामला खड़ा होता था। अच्छा, कप्तान का क्या कहना है, ये भी आप कप्तान कहते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है। अच्छा जी, बाबर आजम का बतौर ओपनर तजुर्बा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, और अब दुआ की जा सकती है कि इमाम उल हक फ़खर का बेहतरीन जो होंगे ना रिप्लेस करेंगे, उन्हें अच्छे और अच्छे साबित करे होंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच वैसे ही पाकिस्तान तो हम हार चुके हैं, और आगे इंडिया का मुकाबला करना है। और वो इंडिया जिसने बाय द वे कल मैच देखा था आपने, हलवे की तरह जीती है। हलवा जिसे कहते हैं ना, हमें बचपन में वालिदैन पूछते थे पेपर कैसे, तुम कहते थे हलवा तो ये हलवा ही होता है। कल वाला मैच हलवा था इंडिया के लिए, और पाकिस्तान के पास अब हार की जाहिर कोई गुंजाइश नहीं है कौमी टीम के लिए। शायद कदर हौसला अफजा बात यह है कि इमाम उल हक डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और आया है, बांग्लादेश इंडिया के लिए तरने वाला साबित हुई। कैसा था? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने कहा मतलब आगे कुछ मेरी तरफ से भी होना चाहिए। तो खैर ये सब कुछ हो गया। इट वाज अ डिलाइट, आई एम श्योर, फॉर इंडियन फैंस टू वॉच। किसने बताया? बहुत मेरे कान में भी चीजें आ जाती होती है ना। अच्छा जी, पाकिस्तान का क्या होगा, ये एक आम सवाल है। इमाम उल हक चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान शाहीन्स में शामिल थे। बाय द वे उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 98 रन की शानदार इनिंग भी खेली थी, और इसलिए भी उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। 12 कौमी टीम जानती है कि भारत से खेल के मामले में बड़े हसास हैं हम, और हैं हम हसास हैं। तो लगता यही है कि टीम इतवार को पूरी जान लड़ाएगी, और पाकिस्तान टीम के बारे में अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो इनकी मशहूर है ही। भारत को 10 विकेटों से भी हम हरा चुके हैं, पाकिस्तान टीम ने ही हराया था। इतवार को होपफुली उम्मीद हम अच्छी करेंगे, दुआ भी करेंगे, और प्लीज़ बॉयज़ Give your best and don't be like daunted by it, because ये 10 विकेटों वाली आपने अच्छी बात याद दिलाई है, इतनी पुरानी भी नहीं है। तो ये याद रखें कि we do that too, मतलब हम कर चुके हैं, करते रहते भी हैं। And this is मतलब कोई नफ्सियाती बर्तरी तो हमने जो उनके साथ किया था, if they have overcome it, they totally overcame it, and they time and again they have shown that they were totally okay with that.
सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं और साथ ही फैजान लखानी है, डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़। अच्छा, फैजान ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया। सिकंदर, कल आपने देखा था इंडिया बांग्लादेश मैच, और क्या आपके तासुरात हैं ब्रीफली? आप जो कह रहे हो, आप लोग जो ये कह रहे हो ना कि वो बांग्लादेश करने वाला था, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा उनको चढ़ा रहे हो इंडियंस को। उन्होंने 46वें ओवर में बल्कि 47वें ओवर में जाके रन किए। ये सिर्फ 228 रन थे और इतने ज्यादा नहीं थे। उन्होंने 47th ओवर में किया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हो रहे थे वो तो 300, 350, 330, 350 इस तरह के चल रहे हैं। तो एक तो पिच मुझे बहुत ही अजीब व गरीब सी लगी कि गेंद बैठ रही थी, नया बॉल ही जो है जमीन पे बैठ रहा था, विकेट कीपर तक नहीं पहुंच रहा था। कई दफा पे मैंने ये देखा, तो वो बड़ा डिसअपॉइंट कर रहा था मुझे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब उसमें वाली बैटिंग वाली जैसे पाकिस्तान की पिचेस बनी हुई है ना, बड़ी जबरदस्त है और ऐसी ही बननी चाहिए जैसे पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है कि वो जाहिर है इंडिया कहीं भी परेशान नहीं लगी, और बांग्लादेश में को ये क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम हुआ और उसके बाद भी उन्होंने स्कोर कर लिया। 35 पे 5 हो गए थे जी, अंदाजा लगाइए, टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर सभी बैठ गए थे और मतलब उसके बावजूद ये स्कोर खड़ा कर दिया। उन्होंने उस लड़के ने बहुत अच्छा खेला जो हरी डॉय और उसने और जाकिर उनको कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, आई एम श्योर जाकिर होगा। तो जाकिर ने मिलके बड़ी अच्छी बहुत जबरदस्त किस्म का स्टैंड लगाया। अदरवाइज तो ये मैच मुझे लग रहा था कि 100 के अंदर जब वो हैट्रिक का कैच छूटा था उससे शर्मा साहब से, तो उस वक्त वो भी जिस तरह अपने आप को वो जो बातें सुना रहा था वो बहुत ही उसके चेहरे को दिखा रहे थे, उसके लिप्स, यू कैन डू द लिप रीडिंग। तो मैं तो समझा कि 100 में आउट हो गए, मगर उसके बाद उसने बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई है और माशाल्लाह से दोनों टीमों ने। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जी कोई ऐसी कोई मतलब कोई वहाँ पर जो है कोई हवा नहीं है। और हम भी कर चुके हैं, हम भी कहते हैं कोई हवा नहीं है, और इसलिए हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी हैव डन इट इन द पास्ट एंड वी कैन डू इट अगेन। जी सिकंदर। हाँ अब्दुल्ला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 47th ओवर में जाके स्कोर चेस किया, जबकि गिल बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। कैचेस माशाल्लाह से सबने छोड़े, कोई ऐसी नहीं है स्टंप छोड़े, कैचेस छोड़े। फील्डिंग में थी इसने ये नहीं कहे कि आपने बहुत ही जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इंडियंस ने तो वो हम डरे, बिल्कुल नहीं। हम तो किसी हम अगर देते भी तो हमने नहीं डरना सो हमने तो नहीं डरना। अच्छा, अब बात करते हैं सिकंदर जी। अब टीम तो खैर दुबई के लिए रवाना हो चुकी है, अब इमाम जो है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। कल हमने वैसे इस पे बात की थी, लेकिन क्या खबर ताज़ा आई थी उस टाइम, बिल्कुल, लेकिन अब जरा अपने तासुरात बताएं, इमाम बीइंग इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। देखो हुमा अब्दुल्ला, जब टीम इनिशियली जब अनाउंस होती है तो जो टॉप के प्लेयर होते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो आपने उस्मान खान को एज ए ओपनर सेलेक्ट किया हुआ है, विकेट कीपर ओपनर, आप उसको खिलाएं। अगर आपने उसको नहीं खिलाया तो उसका क्या फायदा हुआ कि आपने जो पहली दफा टीम सेलेक्ट हुई आपने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब जब बारी आ गई, लड़के गिर गए, 2 ओपनर्स आपके पास नहीं है तो आप उसको नहीं खिलाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इमाम से और वो जो उस्मान लड़का है उससे ओपन कराएं, जो कि पाकिस्तान में नहीं खेलता, कुछ नहीं करता। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के उन लड़कों के लिए जो 3000 बच्चे खेल रहे हैं। वो मुझसे कहते रहते हैं कि हम यहाँ पे खेल रहे हैं और एक लड़का बाहर से आकर खेल रहा है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट से। खुद ऊपर आए एक क्योंकि और सिकंदर मैच की नौयत भी देखे ना। नहीं देखें साउथ अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा ना, आप उसको ड्रॉप कर दें, उससे रन्स नहीं हो रहे। उसने 3 मैचों में कुछ भी नहीं किया, उसको आप ड्रॉप कर दें। आप उसको ले आए इमाम को, उसके साथ इस बच्चे को लेकर आ जाएं, लड़के को जो बखर बच्चा तो नहीं, 31 साल का है, ये भी 30-31 का है। उस्मान को ओपन कराएं, 1 डाउन आपके बाबर आ जाएंगे, चौथे पर आपका रिजवान आएगा और नीचे फिर वो सारा कुछ चलता चला जाएगा। तो आप सिंपल रखें और जाके कोशिश करें। मगर देखें वो गलती जो पाकिस्तान ने की है वही बांग्लादेश ने की। वो कैसे कि यहाँ पे हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी एक रोजा, वो लोग खेल कर आ रहे हैं सारी T20, उनकी लीग हो रही थी T20 की, उनको नहीं करना चाहिए था, उनको वनडे खेलना था। पाकिस्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चैंपियंस कप करवाया था, वो T20 का कराया। यानी कि मैं तो हैरान और परेशान हो जाता हूँ इन एडवाइजर्स पे जो मोहसिन नकवी साहब को ये गलत किस्म के एडवाइजेस देते हैं। एक रोजा मैच हो रहा है, खेल आप T20 रहे, हाउ कैन इट पॉसिबल? मतलब इम्तिहान हो रहा है मैथ्स का, आप पढ़ रहे हैं साइंस,
कैसे हो सकता है? यही चीज बांग्लादेश ने की है, यही चीज पाकिस्तान ने की है। तो ये चीजें मैं नोट कर रहा होता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि जी ये क्रिकेटर होके वहां पे सारे क्रिकेटर मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, मेंटोर मौजूद हैं, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को बनाएंगे जिसमें वकार यूनुस है, उसमें अंदर सकलैन है, उसमें सरफराज है, उसके अंदर मिसबाह उल हक है, शोएब मलिक है। ये बड़े अच्छा, बड़े इस नाम पिच हैं। को क्या रीड करेंगे आप? कल की अगर मैच की परफॉर्मेंस देख लें सिकू जी, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, शामी ने 5 विकेटें ली हैं। सो हाउ इज द पिच सामने है बिहेविंग जी। और एक और चीज देखिए कि दोनों की तरफ से सिर्फ 250 रन भी नहीं हुए हैं, 230 तक स्कोर गया है, दोनों की तरफ से 100। तो क्या आप कहेंगे 100 गए? नहीं, फिर बताएं क्या हर लड़का 100 भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं ना, हमारे लड़के अच्छा नहीं अच्छा, कर रहे। ओके, दोनों तरफ से आप हुई बात है। कर रहे हैं। मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ कि उधर से भी 200 में 220 पे 100 हुआ है और इंडिया की तरफ से 230 में 100 है। हाँ, 100 है, मतलब है। हाँ, तो हमें भी तो 100 करना चाहिए ना। 100 तो करना है ही। मतलब इतना 100 के 50 बगैर ओवर्स तो के वैसे मैच में एक हम बात 100 बताऊं, क्यों नहीं कर रहे? अब तो द काइंड ऑफ मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट जो हो गई है उसमें 100 के बगैर गुजारा नहीं होता, जो भी जीतने वाली टीम है। अच्छा, दूसरा अब्दुल्ला, आप ये देखिए कि वहाँ पे स्पिनर्स ने कितनी बॉलिंग की है। तो हमारे पास तो एक स्पिनर है, बाकी सारे पार्ट टाइम। ये तो हम ये सवाल तो हम कब से उठा रहे हैं। ये तो हम स्क्वाड शुरू होने से पहले से शुरू हुए थे, काफी अरसे से ये बात अनाउंस होने से, और उसके बाद स्क्वाड अनाउंस हुआ और फिर अब दोबारा कह रहे हैं। पटेल और उनके 30 ओवर कराए और बांग्लादेश की तरफ से जो उनके लड़के हैं उन्होंने भी तकरीबन 30 ओवर उनकी तरफ से भी हुए हैं, यानी कि पूरे में 60 ओवर जो है 60 ओवर स्पिनर्स ने कराए। तो हमारे स्पिनर्स पे भी बड़ा लोड होगा और देखते हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है, इंशाअल्लाह लड़के जाके लड़े, हम सब सपोर्ट करेंगे इंडिया से तो खास तौर पे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी है, मतलब शुभमन गिल ने 125 गेंदों पर सेंचुरी की है और 2019 के बाद ये सबसे स्लोएस्ट सेंचुरी है किसी भी इंडियन प्लेयर की किसी आईसीसी इवेंट में। तो आप देखिए कि किस तर्ज की क्रिकेट है उनकी कि 125 पर उनकी सेंचुरी किसी भी आईसीसी इवेंट में 2019 के बाद इज द स्लोएस्ट दिस वन। इसकी बेसिक वजह ये थी कि पिच थोड़ी सी ट्रिकी है मेरे ख्याल से। जितना मेरा एक्सपीरियंस मैं देख रहा था कि गेंद लो रह रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, तो उसने अपना पूरा टाइम लिया है, इसलिए इसको अपना देखा कि अब जल्दी शुरू के अंदर उन्होंने बड़ा तेज खेला था, मार रहे थे, फिर उसके बाद स्लो डाउन हुए, उन्होंने देखा कि पिच में थोड़ी ट्रिकी है, तो उन्होंने अपना टाइम लेके टारगेट को अचीव किया, जो उन्होंने बिल्कुल सही किया। अब रह गया कि वो रन रेट, तो वो रन रेट शुरू के अंदर मैं सोच रहा था कि यार ये तो इतना तेज खेल रहे हैं तो रन रेट तो इनका पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, मगर अब मैं देख रहा हूं तो रन रेट जो है न्यूजीलैंड का ज्यादा आगे है, इनका जो है इतना ज्यादा नहीं है इंडियंस का। देखिए रन रेट बाद में काउंट होगा, आप देखिएगा कि बाद में हम स्ट्रगल कर रहे होंगे कि रन रेट क्या है क्या नहीं है, ये बाद में बहुत चलेगा, इसके अंदर आप देखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब जरा दुबई के हालात भी हम पता कर ले, क्या माहौल है, क्या माहौल तो मतलब कोई इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है, ये हमें ऑलरेडी पता है, बिकॉज आपको पता है घंटों में टिकट्स जो हैं इस मैच के, इंडिया पाकिस्तान मैच के, वो सेल आउट हो गए थे उधर। तो दुबई से जी हमें सब तैयार है, क्या SOPs हैं ग्राउंड में, क्या लेकर जा सकते हैं क्या नहीं लेकर जा सकते। हमारे यहाँ आपको पता है कि स्टॉल्स वगैरह अंदर ही हैं, सो वहाँ क्या मामला होगा। बेसिकली कुछ माहौल बताएं क्या बना हुआ है। जी दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस होने हैं उसमें यकीनन भारतीय टीम यहाँ पर एक्शन नज़र आ रहेगी और मद्दे मुकाबिल टीम्स जो हैं वो तब्दील होती रहेंगी। और यहाँ पर दुबई में जो स्टेडियम में आने वाले शायकीन हैं उनके लिए SOPs, उनके लिए क़वाइद और ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं कि यहाँ पर आएँ तो एहतियात करें, कोई पॉलिटिकल बैनर, कोई पॉलिटिकल नारा यहाँ पर नहीं लगाना, जिसकी सख्ती से ममानियत की गई है और लोगों को बता दिया गया है कि इस तरीके की कोई हरकत जो है वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ना की जाए। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि लोगों के पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जो मैच देखने आते हैं तो बद एहतियाती में जो है मुख्तलिफ चीज़ें लेके आ जाते हैं, कोई लेज़र लाइट लेके आ जाता है, कोई अपना पैड्स लेके आ जाता है, तो पैड्स भी अगर आपके पास है तो उसको घर छोड़ के आएँ और यहाँ पर मैच का एक्शन देखें, क्योंकि पैड्स भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो लेज़र पॉइंटर्स हैं वो भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव और यकीनन अगर आपके पास गन है तो वो भी आप घर छोड़ के आएँ, यहाँ पर कोई गन लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैच को एंजॉय करें, कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर
कोई रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस है आपके पास तो वो भी ना लेके आएँ, फ़ोन लेके आएँ। और खाने पीने की अशिया भी जो है वो स्टेडियम में आपको वाफिर मकदार में दस्तियाब होंगी, यहाँ पे लेके अपने साथ लेके आना और फिर स्टेडियम में लेके जाना, उसकी भी मान्यता है। हाँ, बच्चों के लिए जो फूड है और जो स्पेसिफिक फूड है वो आप लेके आ सकते हैं, उसको आप स्टेडियम में लेके जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ मैच एंजॉय कर सकते हैं। ख़ास तौर पर लोगों को बताया गया है कि इनको सख्ती से अमल दरामद किया जाए, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल नारेबाजी है, पॉलिटिकल फ्लैग्स हैं, उनको जो है वो घर रख के आएँ, यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट देखें और क्रिकेट एंजॉय करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को मुश्किल में नहीं फंसाना चाहते तो अपने जो सियासी जज्बात हैं वो स्टेडियम के बाहर इनफैक्ट अपने घर तक ही महदूद रखें। और देखिए मैच दुबई में है, दुबई में इस किस्म की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। उसके अलावा लेज़र लाइट्स, पेट्स, मतलब इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें बताई हैं, ये सारी चीज़ें। बट पीपल हु लिव देयर and do go to the stadium for other matches and all, they know क्या है। I guess ये सारी instructions उनके लिए भी है, because बहुत पाकिस्तान और इंडिया से भी बहुत लोग जा रहे हैं देखने के लिए ये मैचेस। पाकिस्तान से खास तौर पे the lucky ones who got the visa। हाँ, पाकिस्तान से इसलिए मैं कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे, because there's still difficulty in getting visas. It is difficult despite interventions and all। अच्छा जी, अभी भी हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि हमें है थोड़ी सी चीज़ों की ना टेंशन। तो टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद इस्बेदास अहमद, सबसे पहले तो पाकिस्तान को मिलने वाले ताज़ा तरीन झटके की बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़खर जमान वाला जो इशू है वो सब के लिए बड़ी परेशानी की बात है, सबके लिए डिस्टर्बिंग है। इट इज़। तो आपके ख्याल में फ़खर के टूर्नामेंट से बाहर होने का जिम्मेदारी देख लेते हैं, कौन है? फ़खर खुद, मैनेजमेंट, या फिर बस It was just bad luck? हाँ, बैड लक। देखिए, इंजरी पे फ़खर ज़मान की क्या कह सकते हैं। आई थिंक अनफॉर्चुनेट है, कोई भी प्लेयर जान के इंजर्ड होना नहीं चाहता, और ऐसा लग रहा था कि बहुत पेन के अंदर हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पीसीबी का बयानिया जो था वो कुछ इस तरह का ही था। जब फ़खर ज़मान खेल नहीं रहे थे तो वो बेशक उनके ट्वीट भी वजह बनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं फ़खर ज़मान की अपनी तबीयत भी जो थी वो ख़राब थी, और रिजवान ने भी आके ये बताया था। और बस देखना ये है कि क्या वो पूरे तरीके से, अगर उनकी तबीयत ख़राब थी, फिट थे कि आप उनको पाकिस्तान टीम के साथ लेके गए, क्या वो प्रॉपर फिट थे? और फिर ये जो फिजियो है, अगर आप पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर भी देखेंगे तो यही फिजियो, यही ट्रेनर थे जब फ़खर ज़मान जो थे इवेंट के अंदर इंजर्ड हो गए। और उसके बाद आज भी आईसीसी का इवेंट आया है तो फ़खर ज़मान जो है इंजर्ड हो गए, और यही ट्रेनर और यही फिजियो है। अब इस पे कोई हतमी राय देना इसलिए कोई बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रियलिटी का नहीं पता है कि केस एक्चुअली है क्या। लेकिन जहाँ तक ये इंजरी की बात है, इंजरी तो यू कैन नॉट फाइट इट। अब बस यही है कि शायद ये पहले से इंजरी कहीं कैरी तो नहीं कर रहे थे, तो ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली है इसमें। अच्छा, अब हमारे लिए इमामुल हक हैं, दस्तयाब हैं, और अगला मैच है इंडिया के साथ, जिसमें ज़ाहिर है कल की परफॉर्मेंस हमारी उनके सामने है। उनकी बॉलिंग में जो दम है वो भी हमने देखा है। इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने आप किस बैटर को आप समझते हैं कि ओपन करना चाहिए, फिर क्या नंबर होना चाहिए हमारी बैटिंग का? जब से ये टीम अनाउंस हुई है, हम इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो सारी चीज़ें गिनवा चुके हैं, और वही मैच के अंदर प्रूफ भी हो रही हैं। अब आपकी टीम के अंदर ऑलरेडी एक ओपनर था जेन्युइन। लोग नॉर्मली 3 ओपनर्स के साथ इवेंट्स के अंदर जाते हैं, अगर आप उठा के देख लेंगे तो, लेकिन पाकिस्तान एक के साथ गया और बाबर आजम को फोर्सफुली ओपन कराई गई। अब फिर हुआ ये कि इवेंट के अंदर आपका मेन इम्पैक्ट ओपनर जो है वो इंजर्ड हो गया है, तो अब उसकी कोई लाइक टू लाइक आपके पास रिप्लेसमेंट भी नहीं पड़ी है। और इमाम जो कि अच्छी फॉर्म के अंदर है ज़रूर, लेकिन उनके मसले कुछ और थे, शायद कोई डिसिप्लिनरी मसले थे जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट शुरू के अंदर भी नहीं किया गया। फिर उसके बाद आप ये देखें ना कि दुनिया के पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं। अब जिस तरह का प्लेयर बाहर होता है टीम के अंदर, उसी तरह का प्लेयर दोबारा से आता है। लेकिन इमामुल हक और फ़खर ज़मान 2 डिफरेंट टाइप के प्लेयर हैं। फ़खर ज़मान इम्पैक्ट प्लेयर है, इमामुल हक मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर। और अगर आप उनकी क्रिकेट देखेंगे तो नए बॉल के ऊपर थोड़ा सा उनके स्ट्राइक रेट का इशू रहा है। और फिर आप डायरेक्टली इमाम को इंडिया के मैच के अंदर लेके आएंगे, उतारेंगे, जो कि आपके प्लान्स के अंदर भी नहीं था, जिसको आपने कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया हुआ।
और फिर एक ही तरह के कन्वेंशनल प्लेयर बाबर ऑलरेडी पिछले मैच के अंदर हमें पता है कि कितनी सुस्त इनिंग उन्होंने खेली है। फिर उसके बाद बाकी भी जो प्लेयर हैं, इमाम हो जाएंगे, रिजवान हो जाएंगे, सऊद शकील हो जाएंगे, ये एक ही तरह के प्लेयर हैं। तो वो वन डायमेंशनल प्लेयर होते जाएंगे और नए बॉल के ऊपर एशिया के अंदर, दुबई के अंदर सबसे बेस्ट टाइम होता है पहले 10 ओवरों के अंदर आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ता है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता विकेट्स हमने देख लिया है भारत के मैच के अंदर ड्राई है। तो जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है बैट्समैन के लिए मुश्किल होती जाती है। नए बॉल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। तो इस चीज पे बात जरूर हो सकती है कि क्या इमाम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है फकर जमान की। हाँ, अदरवाइज जहां तक उनकी करंट फॉर्म की बात की गए तो आई थिंक इमाम की जबरदस्त अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई विश के इमाम जाए और पाकिस्तान के लिए जितवाएं। अल्लाह करे जी ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा ही हो इंशाल्लाह। अच्छा, फाइनली ये भी बताएं कि अब बॉलिंग की बात तो हमने बैटिंग की, अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं क्योंकि पार्ट टाइम स्पिनर से ज़्यादा तवक्को थी ही नहीं, लेकिन मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स के साथ भी बैटर्स कोई अच्छा सलूक कर नहीं रहे, ये हमने देखा है। तो क्या उम्मीद रखें कि दुबई की विकेटें जो हैं वो पाकिस्तानी विकेटों के मुकाबले में फास्ट बॉलर्स के लिए बेहतर साबित होंगी, यू थिंक? देखिए, सुनने में यही बात आ रही थी क्योंकि अभी जो लीग हुई है दुबई के अंदर IL T20 जो हुई है उसके अंदर जो प्लेयर्स मौजूद थे उनसे जब बातचीत हुई है तो वो यही कह रहे थे कि दुबई के अंदर जो है सीम मौजूद है, फास्ट बॉलर के लिए सपोर्ट मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, हमें पिचेस डिफरेंट मिल रहे हैं। आप देखें स्क्वायर बिल्कुल ड्राई था, आप देखें पिच स्लो था। तो जो भी हमने क्रिकेट अभी देखी है उसके अंदर फास्ट बॉलर के लिए इतना कुछ मौजूद नहीं था। इनफैक्ट स्पिनर के लिए जरूर मौजूद था, हल्का टर्न भी हो रहा था, बॉल स्लो भी आ रहा था, आउटफील्ड भी स्लो होती है तो मुश्किल हो जाती है इस तरह की कंडीशन के अंदर। लेकिन फास्ट बॉलर के लिए ऐसा कोई मौजूद चीज नहीं थी मां सिवाय अगर रिवर्स मिल सके, अगर दोपहर के अंदर जो टीम बॉलिंग कर रही है उसको रिवर्स मिल सके, तो यही एक छोटा सा डिफरेंट है। लेकिन पिछले मैच के अंदर भी अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो पाकिस्तानी मेन बॉलर्स को रिवर्स मिल रहा था, रिवर्स हो रहा था, उसके बावजूद भी पिटाई हो रही है, उसके बावजूद भी आखिर के अंदर जो है 100 से ऊपर आखिरी 10 ओवरों में लगातार इनको स्कोर होते ही चले जा रहे हैं। मिडिल के अंदर विकेटें नहीं ले पा रहे हैं, नए बॉल को उस तरह यूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई मैच विनिंग स्पेल जिसकी वजह से ये सारी इन्वेस्टमेंट इन प्लेयर्स के लिए होती है कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि इसीलिए बैक किया जाता है ना कि ये इस तरह का प्रोडक्ट है कि इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वक्त आएगा आईसीसी के इवेंट में ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे। तो कितनी आप भी बड़ी देर से हम आपके साथ भी बात करते हैं, आप खुद बताएं कि कितनी ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली हैं पिछले 2.5 से 3 साल में। बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत शुक्रिया शहजाद फॉर बीइंग विद अस। ये जो बेचारी हथनियाँ हैं ना यहाँ सफारी पार्क में थोड़ी सी डूम्ड हैं क्योंकि कराची सफारी पार्क की दोनों हथनियाँ यानी मधुबाला और मलका दोनों टीबी जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई हैं। अंदाज़ा करें आप, और एक दफ़ा फिर हाथियों की देखभाल और माहौल पर सवाल उठ रहे हैं। मतलब नूरजहां और सोनिया के बाद तो ये बहुत बड़ा धचका है हमारे लिए। और अभी हम फखर जमान के सदमे से नहीं रिकवर कर पाए हैं कि अभी हम मधुबाला और मलका के सदमे में चले जाएंगे। वैसे अब्दुल्ला माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह बड़ी आपने टांके जोड़े। सही कह रहा हूं। दिस इज अ सीरियस इशू। और कराची चिड़ियाघर में हथनी मधुबाला सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था, उसे तो यही कहा गया था कि भाई इसकी हालत अच्छी हो जाएगी, इसकी बेहतर देखभाल हो सकेगी। अब जराए बता रहे हैं कि हथनी मधुबाला और हथनी मलका के टेस्ट लिए गए हैं और रिपोर्ट में पता चला है कि दोनों हथनियों को टीबी है। हथनियों के इलाज मुआवजे के लिए माहिर डॉक्टरों से मशवरा किया जा रहा है, बाकायदा टीम्स वगैरह भी बनाई गई हैं। इसी पे बात करते हैं। इनकी काफी इलाज और काफी टेस्ट वगैरह पहले से हो रहे थे बिकॉज़ एक अटेंशन तो इन पे आई हुई थी ना। तो कंटेजियस होता है, मतलब टीबी का इलाज भी बहुत अच्छा अब है। अब पता नहीं जानवरों की क्या सूरत हाल है, ये हम जानते हैं। हमारी साथी शवाला असलम ने हम स्टूडियोज में ज्वाइन किया है कराची में आज। शवाला, फर्स्ट ऑल गुड टू इन द स्टूडियो, वरना तो आपसे जब बात होती है तो आप होती हैं सफारी पार्क वगैरह में। लेकिन ये तो बड़ी खतरनाक बात है इन द सेंस, मुझे बताएं कि 4 पॉज वगैरह आते हैं डॉक्टर आमिर खलील से, हमारी कितनी बार बात हुई, वो चेकअप कर रहे होते हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं और हमें लगता है हम शायद वो नहीं काम कर सकते जो वो लोग आके करते हैं, लेकिन अपेरेंटली उनसे भी ये लैप्स हो गया होगा क्योंकि अब पता चल रहा है कि टीबी है दोनों। थैंक यू सो मच हुमायूं अब्दुल्ला।
और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी रिसेंट हमें पता चला था कि जो हथनी सोनिया है उसकी डेथ रिपोर्ट हुई और उसके बाद अब इन दोनों हथनियों में टीबी डायग्नोस होना। सो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि सस्पेक्ट तो बहुत पहले से किया जा रहा था, क्योंकि जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी सोनिया की, हथनी सोनिया की, तो उसमें इंकशाफात हुए थे कि उसमें ट्यूबरक्लोसिस भी उसको था। और ऑब्वियसली जब उसको ट्यूबरक्लोसिस, मल्टीपल फैक्टर्स थे, बिल्कुल मल्टीपल फैक्टर्स थे, और फिर उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था जिसकी वजह से उसकी डेथ रिपोर्ट हुई थी। बट उसमें ट्यूबरक्लोसिस भी एक था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें वो डायग्नोस ही नहीं हुआ था। तो जब वो डायग्नोस ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली उसके बाद कोई ट्रीटमेंट उसका उस हिसाब से हुआ नहीं। मतलब प्राइमरी रीजन ऑफ सोनियाज डेथ वाज नॉट टीबी, तो लिहाजा उसको इतनी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली और उन्होंने उस चीज़ को डायग्नोस ही नहीं किया, क्योंकि ये क्योरेबल डिजीज़ है। अगर उसको डायग्नोस करते, वो एंटीबायोटिक्स पे रखते, उसकी ट्रीटमेंट्स होती तो ये क्योर किया जा सकता था, लेकिन उसको उस वक्त नहीं क्योर किया गया। फिर अब इन दोनों में चूंकि ये आ चुका है तो अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर, क्योंकि ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, तो नॉट ओनली एनिमल्स इससे हार्म होंगे बल्कि ये इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। तो वहाँ पर जो इसके महावत हैं, जो इसके केयर टेकर हैं, वो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो उनको भी कहा जा रहा है कि वो वैक्सीनेटेड है, उनको वैक्सीनेशन कर दी गई है। बट व्हाट अबाउट द विजिटर्स, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग विजिट करते हैं। हाथी तो एक प्राइम चीज होती है, अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। नहीं, व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स, बिकॉज़ हम सफारी पार्क में दूसरे जानवरों में भी तो मुंतकिल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि दूसरे जानवरों में मुंतकिल हो सकता है, और जो लोग हैं उनमें भी हो सकता है। बट ये कहा जा रहा है कि अभी उनके लिए कंसल्टेंट भी मुकर्रर कर दिया गया है, जो उनको हर एक दिन बाद देख रहा होता है और उनकी तबीयत का मुआयना करता है। अब ये कहा जा रहा है कि एक पैनल है वो भी बनाया गया है, जिसमें जो श्रीलंकन डॉक्टर्स हैं वो भी शामिल होंगे, जो फोरपॉस की टीम है वो भी होंगे, और दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, ताकि वो उसको एग्जामिन कर सके। जो टेस्ट हैं वो इसके मुसलसल लिए जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट हैं, हो गया। इट इज ऑब्वियसली अ सीरियस इशू। इसको उतना ही सीरियसली लिया भी जा रहा है कि हाँ, इसको अब हंगामी बुनियादों पर ट्रीट भी करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी फनी बात यह है कि जो वहाँ के इंतजामिया है उनसे जब बात की तो वे कहते हैं कि ये इसको कुछ ऐसा मसला है कि इन हथनियों में ये बाय बर्थ ही है, तो अब ये कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। सो ये कहना कि ये उनको बाय बर्थ है, ये तो एक अजीब सी बात है, क्योंकि ये जो एनिमल्स और जो इंसान होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। और ये सारे जो हैं, ये दीज हथनीज ऑल, इवन इससे पहले हम सोनिया की बात कर रहे थे, सारे सिबलिंग्स तो नहीं है, इनके वालिदैन एक तो नहीं है मेरा ख्याल, मतलब एक ही तो एक ही खानदान से तो नहीं है कि जी एक को बीमारी है, या ये सारे एक ही खानदान। नहीं, और अब्दुल्ला सबसे पहली बात तो ये कि जो टीबी है वो जेनेटिक डिजीज है भी नहीं ना। हाँ। वो तो ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट से आप एक्वायर करते हो। तो मसला सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो एनिमल्स की जो स्क्रीनिंग है, जो मॉनिटरिंग है हेल्थ की, वो नहीं हो रही है। तो अगर वो टाइम बिल्कुल बाकी जानवरों की भी नहीं होती है। मैं आपको चली गई है, अब ये कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहे हैं, बट ये सिर्फ वही बातें हैं कि जो ये दिखाते हैं कि भाई सब कुछ सही नजर आ रहा है। और उसमें भी सोनिया में भी ये कहा गया था कि वो ज़ाहिरी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, जबकि इसमें एक ये भी है कि जो इनका वेट है वो भी बहुत तेजी से लॉस होता है। तो सोनिया का जो महावत, मेरी बात सुने, मतलब कोई चरवाहा हो या महावत हो, अपना जानवर जो इंसान देखभाल कर रहा होता है उसे नजर आ जाता है कि अगर ये सही है कि नहीं है। प्लीज ये बताएं कि मधुबाला तो ट्रांसफर हुई थी ना जू से सफारी पार्क, तो जू में जब थी तब भी हो सकता है उसको टीबी हो, विच मींस कि बाकी एनवायरनमेंट का क्या हाल होगा। तो ये भी इनको दोनों जगहों को जरा सर्वेलेंस पे लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, इनको दोनों जगहों में जो जानवर हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे पास गिने चुने जानवर ही हैं जो अब बच गए हैं जू में भी और सफारी पार्क में भी। तो मॉनिटरिंग जो है वो होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि पता चले कि बाकी जानवरों को भी, क्योंकि खदशा है, इंसानों को भी है वहाँ पर जो उसके टेक केयर कर रहे हैं उनको भी है, बाकी लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनको, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, तो अब इसके लिए इनको काम करना चाहिए। अच्छा, फाइनली जल्दी से, सफारी पार्क का माहौल क्या है वैसे? अच्छा, मतलब सफारी पार्क की तरह है या जू की तरह है? इट्स मोर अबाउट फनलैंड। अब वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो झूले बहुत हैं, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, बट वो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो एनवायरनमेंट तो ना उनको मिला। चवाला, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस और अपडेट किया है। भाई, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम क्यों नहीं अपने इन जानवरों का ख्याल रखते? आर वी वेटिंग फॉर देम टू जस्ट डाई ऑन देयर ओन, और फिर हम ये सब कुछ बंद कर देंगे? दिस इज नॉट ऑन ना। रोज एवरी ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, और वो मजीद बीमार होती जाती हैं। तो पता लगा है कि टीम बन गई है, श्रीलंकन डॉक्टर्स भी हैं, फोरपॉज वाले भी हैं, यहाँ के भी लोग हैं, और हमारे यहाँ इतनी आई एम सॉरी बट उन्हीं की टेक केयर के दौरान ही टीबी चल रहा था और किसी ने तशखीस नहीं की पहले। सो होपफुली के ये मुकम्मल सेहतियाब होंगी और इलाज ठीक से होगा। पाकिस्तान ने हर तरीके से तालिबान हुकूमत को समझाया है कि वो अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी को रोके, लेकिन तालिबान टस से मस नहीं हो रहे। और अब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने में
इसकी मदद करे। और ये मुतालबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात के दौरान किया। इसके क्या असरात होंगे, इसी पर बात करते हैं। सीनियर सफारतकार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की खुसूसी भी रही हैं डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है मौजू तो बहुत अहम है और पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान से ये कहता रहा है कि हमारे यहाँ मुदाखलत बंद की जाए और बारहा यकीन दहानियों के बावजूद भी मामला हल नहीं हुआ। दहशत गर्दों को वहाँ सपोर्ट मिल रही है, अब जूं का तूं है मसला। अब इसहाक डार साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने जो बात रखी है, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसमें मुदाखलत करे या उनकी मुदाखलत नागुज़ीर है? पाकिस्तान तो काफ़ी अरसे से बल्कि पिछले 3 साल से इसी कोशिश में है कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं TTP के हवाले से उस पर कोई एक्शन ले। लेकिन मुख्तलिफ वक्त पे काफ़ी मुज़ाकरात भी हुए अफ़गान तालिबान अथॉरिटीज़ के साथ, लेकिन कोई जवाब ख़ास मुतमईन नहीं मिला पाकिस्तान को इस इशू पे। अब इसहाक डार साहब का यूनाइटेड नेशंस में जाके सेक्रेटरी जनरल को इस बात से आगाह करना, मैं समझती हूँ कि इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है इस मसले पे वो बढ़ती जा रही है। लेकिन देखिए UN, मैं नहीं समझती कि कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं नहीं समझती कि UN कुछ कर सकता है इस हवाले से। असल काम जो है वो बाहमी लेवल पे ही हो सकता है, बायलैटरल लेवल पे। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले अपनी, आप कह सकते हैं, पॉलिसी तब्दील की है किसी हद तक, और एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इख्तियार की, जिसमें कि प्रेशर भी डाल रहे हैं अफगानिस्तान पे, उनकी हुकूमत पे, तालिबान पे, और साथ साथ तिजारत के हवाले से और इश्यूज पे ताउन का भी पाकिस्तान चाहता है कि ताउन बढ़े। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इख्तियार जो की है पाकिस्तान ने, अब देखना ये है कि क्या ये इफेक्टिव होती है या नहीं। बिल्कुल, देखना ये है कि इस बार क्या मुख्तलिफ होगा। डॉक्टर मलिहा, ये बताइएगा, अफ़गानिस्तान की हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसे दुनिया में ना ज़्यादा तस्लीम किया जा रहा है और ना कहीं से भी कोई वाज़ेह सपोर्ट उन्हें हासिल है, तो इसके बावजूद वो पाकिस्तान की बातों को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। तो ये रवैया अफ़गान तालिबान रजीम के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? बहुत सारे ममालिक जो हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के हमसाए हैं, उन सब की तरफ से ये तशवीश तो ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान में जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने पनाह ली हुई है, वो वहाँ से हमले कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा सीरियस और संगीन जो है मसला वो पाकिस्तान के लिए है, लेकिन चीन के लिए भी है और ममालिक जो हैं उनके लिए भी है। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़रूरत इस बात की है कि कोई खित्ते या रीजनल लेवल पे एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिकॉज लगता ये है कि एक मुल्क के दबाव से अफ़गान तालिबान जो हैं उन पे कोई असर नहीं हो रहा। तो शायद अगर ये जो खित्ते के ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान के जो सारे हमसाए हैं, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है और मुल्क भी हैं, अगर वो मिल के कलेक्टिव प्रेशर डालें, शायद उसका कोई असर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आलमी मामलात की बात हो रही है और होपफुली आपने जैसे कहा कि सब मिल के प्रेशर डालें तो असर हो। 2 दिन पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक दिलचस्प तजवीज़ शेयर की है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि अमेरिका और चीन के दरमियान राबताकारी या तलखी कम कराने के लिए किरदार अदा कर सकता है या कर सकेगा। आपकी नज़र में इज़ दैट पॉसिबल? मैं तो नहीं समझती कि ये मुमकिन है। मेरा ख्याल है इस तरह की एक चीज़ कहना बहुत ही सियासी तौर पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नाइव है। इसलिए कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही कमज़ोर हैं, और इस वक्त तो ना चीन चाहता है ना अमेरिका चाहता है कि उनके दरमियान कोई इस तरह की मीडिएशन करे। वो तो खुद आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये तो नहीं है कि उनके पास चैनल्स नहीं है बातचीत करने के। तो इस तरह की बातें करना मैं समझती हूँ नॉन सीरियस है। ऑलराइट, मलिहा लोधी साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आपने अपना ओपिनियन दिया। वहाँ जो होगा वो तो होगा। जल्दी से मौसम के हालात पे हम बात कर लेते हैं। इनफैक्ट हम आपको दिखाना भी चाहते हैं।
चमन जाएंगे सबसे पहले। चमन जा रहे हैं हम, और नूरजमान हमें वहाँ से बता रहे हैं कि मौसम कैसा है। जी, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ ईरान से दाखिल हुआ था, जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। चमन, किला अब्दुल्ला, फशीन, गुलिस्तान, बोस्तान, सरानान, किला सैफुल्ला, जोब तक बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि ज़ियारत में अच्छी खासी बर्फबारी पड़ी है। इसके अलावा खानोज़ई, खान में तरजई, कंजूगी, लुईबन, तोबा चिकजई के बालाई इलाके और तोबा काकड़ी, बरशोर, पाक अफगान सरहदी मकामात पर गुज़िश्ता रोज़ और रात को भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, लेकिन इस वक्त सुबह के औकात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। लेकिन शदीद सर्द साइबेरियन हवाएं चलने लगी है, जिसके वजह से सर्दी की शिदत में काफ़ी इजाफा महसूस किया जा रहा है। लेकिन बाज़ मैदानी इलाके जो महकमा पीडीएमए ने बताया कि बलूचिस्तान के 7 से 9 अजला ऐसे जहाँ पर खुशहाली के असरात देखे गए, वहाँ से रिपोर्टें आ रही है कि वहाँ पर कम बारिश है। लेकिन शुमाली बलूचिस्तान में भी मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड की गई। लेकिन शुमाली बलूचिस्तान में पिछले सालों जो डेली एक्शन डैम बनाए गए थे मुख्तलिफ अजला में, 300 डैम प्रोजेक्ट जो 2022 और 23 में बेशतर डैम सैलाबी रेलों में बह गए। लेकिन खासकर जो चमन के बाला इलाके, किला अब्दुल्ला, फशीन, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में जहाँ जहाँ डैम बच गए थे वहाँ पर पानी जमा हुआ, स्टोर हुआ, तो उन इलाकों में कुदरती कारेजात चश्मे हैं, उसके पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासकर जो सिर्फ दरमदार इन कारेजात और चश्मों पर है, तो इनकी मायर जिंदगी पर भी इनके अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन बाज़ मैदानी इलाके जो पर कम बारिशें रिकॉर्ड की गई, जहाँ पर खुशहाली का खतरा है, जो खासकर गलबानी माल मवेशी का जो शोबा है उन इलाकों में मुतासर हो सकता है। लेकिन शुमाल बालाई मशरकी बलूचिस्तान में गलबानी और ज़राअत का जो शोबा है इसमें बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। अच्छा लगा मुझे देख के, ग्रीन वेरी नाइस। कभी कभार ना आंखों को बड़ी अच्छा जी, ठंडक पड़ती है। सर मौसम पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। डीजी मेट मेहर साहब ज़ात खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहर साहब, मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें बर्फबारी हो रही है और अब तक की रिपोर्ट्स यही हैं कि बारिशें ठीक ठाक हो रही हैं। क्या ये सब मामूल के मुताबिक है या फिर ये डिलेड विंटर रेन है, क्या है? हाँ बिल्कुल जी, ये सीज़न तो बारिशों का होता है, लेकिन चूँकि पहले काफ़ी अरसा पहले 3-4 महीने से बारिशें ज़्यादा नहीं हुई थी, तकरीबन आप कह लें कि जी 95% जो थी वो बारिशों की कमी थी। लेकिन इन बारिशों से थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल जाएगी कि जी हमारे जो शुमाली इलाके, इंतहाई शुमाली इलाके, वहाँ पे एक तो बर्फ़बारी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है और दूसरा बारिश भी। और बारिश का स्पेल ये जो है ख़ास तौर पे हमारे ये बिरानी इलाके जो हैं उसके लिए वो बड़ा सपोर्टिव है कि यहाँ पे गंदम और चने की जो फसल थी वो खुशक साली की वजह से काफ़ी मुतासर हो रही थी, तो इसको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। चलें, ये तो अच्छा ही हो गया। अच्छा, वैसे तो बारिशों और बर्फ़बारी के अपने फ़वाइद होते हैं, आपने गिनवा भी दिए, लेकिन आजकल एक मसला और भी है, हमें सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नज़र आ रहा है। तो लाहौर और रावलपिंडी में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस हैं, क्या ये टूर्नामेंट बारिश से मुतासर होने का ख़तरा लग रहा है आपको? बिल्कुल, ये बारिशों का सिलसिला जो है ये आज रात तक ख़त्म हो जाएगा। ये जो था ये 24 घंटे का था, लेकिन आगे 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा 3 दिन बारिश का स्पेल दोबारा एक आ रहा है, जिससे ये रावलपिंडी या लाहौर के मैचेस जो हैं वो मुतासर होने का खदशा है। अच्छा एक सेकंड, मैं बीच में ये कहना कि जो विजुअल्स थे, हाँ, मतलब कि दिल चाह रहा है कि बस वहाँ जाके थोड़ा सा सांस लेके बेशक वापस आ जाए। हाउ स्टनिंग आर दीज विजुअल्स, द ग्रीन इज सो, मतलब ग्रीन जो है ना वो लगता है कि कोई शैम्पू डाल के धोया हुआ है, इतना कोई साफ ग्रीन नजर आ रहा है एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस एंड निखरी धुली, मतलब बारिश की खुशबू भी आपको महसूस हो सकती है। नॉट बैड अब्दुल्ला। अच्छा मेहर साहब, आप चूंकि हैं हमारे साथ, हम तो अपनी बातों में लग गए। इस नए सिलसिले से पहले महकमा मौसमियात और दीगर इदारे बता रहे थे कि मामूल से कम बारिशों और बर्फबारी के बायस इस साल खुश्क साली का खतरा है, तो क्या वो खतरा टला है या भी है? बिल्कुल, एवरेज बारिश जो थी, बारिश की अगर बताया जाए तो बारिश तकरीबन आप कह लें कि जी कुछ इलाकों में 95% तक बारिश नहीं थी, हमारे मैदानी इलाके जो हैं,
और बर्फ़बारी जो थी एवरेज 49.7 इंच होती है, लेकिन अभी तक हमारे पास 13 इंच बर्फ़बारी हुई थी। लेकिन अब इस सिलसिले में या आने वाला सिलसिला जो 3 दिन का होगा उसमें थोड़ी सी हालत अच्छी हो जाएगी, यानी बेहतरी आ जाएगी। और जो खुशक साली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ इलाकों में, सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा रहेगा, लेकिन पंजाब या ये KPK और कश्मीर या यहाँ पे जो सिलसिला था कि जी पानी की काफ़ी कमी महसूस हो रही थी, वो तकरीबन सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात मेहर साहिबजाद खान। और उनका कहना है कि अभी जो बारिशें ख़त्म हो जाएंगी फिर दोबारा से स्टार्ट होंगी, सो दैट विल हैपन एज वेल। कुछ ना कुछ तो मुतासिर हमारे कुछ मैचेस शायद हो जाए। मैच से याद आया, आज अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका का कराची में मैच है। सो इन केस यू वांट टू सी एनी टीम प्लेइंग इन कराची नेशनल स्टेडियम एंड यू शुड, सो आप जा सकते हैं। यू शुड, रेयर मोमेंट्स। आज फ्राइडे है, कल छुट्टी है, फिर परसों छुट्टी है। पाकिस्तान, आपको पता है कि खासतौर पे अफगानिस्तान के जो सुपरस्टार्स हैं अब्दुल्ला क्रिकेट के, तो उनको तो देखना चाहेंगे क्योंकि उनमें से कुछ हमारी PSL टीम्स में भी रहे हैं। सो दैट वुड बी, लाहौर कलंदर में तो आपको पता ही है राशिद खान रहे हैं। So that would be interesting to watch if you want to do that, and it's also the weekend. अच्छा जी, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है ना, अब उसकी जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, and people are so invested in this case। मतलब हम बाजार जाएं, हम किसी अस्पताल जाएं, हम everybody हमसे लोग क्या हो रहा है और अब क्या तो बनेगा, क्या होगा, क्या इसका भी अरमगान ने सब वही अंजाम होगा जो माजी में हाई प्रोफाइल इस तरह के कत्ल केसेस का हुआ है, या इस पे वाकई कोई कार्रवाई होगी और सज़ा होगी और सज़ा पे अमल दरामद भी होगा। अच्छा, तो जैसे जैसे जी तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ रही है, ये केस जो है ये बड़ा ही ख़तरनाक और बड़ा ही मतलब इट्स लाइक अ हॉरर मूवी आउट देयर। अदालती हुक्म के मुताबिक आज मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की जाएगी और उधर मुल्ज़िम अरमगान की जानिब से रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस की तहवील में मुल्ज़िम अरमगान ने ना सिर्फ मुस्तफ़ा के कत्ल का एतराफ़ किया बल्कि ये भी बताया कि उसने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाया है। गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे ये भी कहता रहा कि हिम्मत है तो भाग जाओ। मतलब हिम्मत है तो भाग जाओ, हिम्मत तुम्हारी होती तो तुम मुझसे जरा कुछ वो इसलिए कहता रहा क्योंकि अरमगान 2 घंटे तक लोहे के रॉड से उसके सर और घुटनों पे वार करता रहा और फिर उसे जब वो इतना जख्मों से चूर हो गया उस गाड़ी में डालकर ले गया तो उसे कहता रहा कि तो अब तुम में हिम्मत है तो भाग जाओ, अब तुम में हिम्मत है तो भाग जाओ। और वो बच्चा जिंदा तड़पता रहा, जलकर मर गया। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान की निशानदेही पर लोहे का वो रॉड जो है ना वो भी बरामद कर लिया है जिससे मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया था और पुलिस ने अरमगान के बंगले से उसका जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद किया है। मतलब ये पहले चीज़ें याद नहीं आ रही थी, ये मतलब दीज आर द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड। और इससे पहले ये भी सामने आ चुका है कि मुल्ज़िम अरमगान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। नज़र आ रहा है कि इस सब कुछ के बावजूद मुल्ज़िम ने असर और रसूख के ज़रिए कानूनी निज़ाम को एक तरह से मफलूज बना कर रखा था, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद भी निज़ाम की ये कमज़ोरियाँ जो है ना इसे तहफ़्फ़ुज़ देती रही हैं। बिल्कुल, इट नीड्स टू बी सेड। और पुलिस रिमांड के बजाय जिस तरह इसे जुडिशल रिमांड दिया गया, इस पे तो एक टोटल एक अलहदा इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं। जब सवाल करते हैं तो सब खामोश हो जाते हैं, सबके लब सिल जाते हैं। मतलब वो वाइटो हुआ, वो सारा चेंज हुआ, प्लीज क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। क्यों नहीं लिया गया इस पे अब तक कोई जवाबदेही क्यों नहीं हुई, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? जिससे आपको ये पता चलता है कि अगर ये भी निकल जाता, मतलब कितने निकल जाते होंगे इस किस्म की वाइटो शाइटो मार के, लिटरली अदालतों के ऑर्डर्स को चेंज करके अगर आगे पेश किया जा रहा है तो ये तो पकड़ा गया। इट वाज अ बिग केस, वेरी हाई प्रोफाइल, वरना कितने तो इसमें फायदा उठा चुके होंगे। कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, कोई असर और रसूख किसी का ताकतवर होना इसको बचा ना पाए मुल्ज़िम को। ये बात हुई ना, क्योंकि अब तक तो इसने मफलूज बनाया था ना, इनिशियली तो ये था। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथ। काशिफ, सबसे पहले तो हर ऐसे क्राइम में, जुर्म में मोटिव होता है। इधर अभी तक पता चला कि हुआ क्या था, कि मतलब लड़ाई क्या थी, लड़ाई क्या थी, क्योंकि इस लेवल का तशद्दुद कि उसके घुटनों पे लोहे के रॉड, सर पे, फिर जिंदा जला देना, क्या नफरत थी, क्या हो रहा था वहाँ?
देखिए 6 जनवरी की शाम को पहले जो है वो अर्गुमान ने शिराज को बुलाया घर पर और बुलाकर बताया कि तुम जो है वो मुस्तफ़ा को घर पर बुलाओ। शिराज की जानिब से मुस्तफ़ा को कॉल की गई और उसके बाद इसे घर पर बुलाया गया और शिराज की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट हमने हासिल की और जब हमने उसको पढ़ा तो उसमें बाकायदा तौर पर तफ्तीशी हुकाम को ये शिराज ने बताया है कि जैसे ही मुस्तफ़ा घर के अंदर दाखिल होता है तो अर्गुमान की जानिब से डंडा उठाया जाता है और उसे जो है वो पीटना शुरू कर दिया जाता है। जो ये लोहे की रॉड है ये एक सख्त रॉड है और इससे 2 घंटे तक जो है वो इब्तदाई तौर पर तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि तशद्दुद किया जाता रहा। उसके घुटने और सर से जो जब खून निकलने लग गया और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया तो पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जो शिराज है उसकी जानिब से फिर इसे रोका गया और रोकने के बाद इसे कहा गया कि जो है वो यहाँ से अब इसे कहीं मूव किया जाए। उसके बाद जब इसकी गाड़ी में इसे डालना था तो अब इनको ये खदशा था कि अब इसे लेकर कहाँ जाएं। तो तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि जब अर्गुमान से तफ्तीश की गई है तो उसकी जानिब से बताया गया है कि मैप पे बाकायदा उसकी जानिब से ये लिखा गया कि कोई हंटिंग प्लेस बताई जाए। तो हंटिंग प्लेस जो है वो दोराजी का जो हब का इलाका है वो जो है वो उन्होंने दर्ज किया और दर्ज करने के बाद वहाँ से ये लोग लेकर निकले हैं। इतनी दर्दनाक कहानी है कि जब ये हब के करीब इस दोराजी के मकाम पर पहुँचे हैं और इन्होंने डिग्गी खोलकर देखी है तो जो मुस्तफ़ा है वो ज़ख्मी हालत में मौजूद था और उसकी सांसें भी जो है वो चल रही थी। बाकायदा तौर पर अर्गुमान की जानिब से शिराज को ये कहा गया कि गाड़ी के शीशे भी तमाम तर खोल दिए जाएँ और ये डिग्गी भी खुली रहेगी और मुस्तफ़ा को ये कहा गया कि अब हम इस गाड़ी को जो है वो आग लगा रहे हैं और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम यहाँ से भाग जाना। जो उसके घुटनों पे चोटें थी तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं इस वजह से वो वहाँ से नहीं हिल पाया और बड़े ही दर्दनाक तरीके से जो है वो उसे उस गाड़ी को और उसे जो है वो पेट्रोल छिड़क कर वहाँ आग लगा दी गई। मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की न सिर्फ तफ्तीश जारी है। जब पुलिस की जानिब से अर्गुमान का रिमांड हासिल किया गया और हासिल करने के बाद उसे जब तफ्तीश की गई तो उसकी जानिब से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बताई जा रही थी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से बताया गया कि उसने जो वो लोहे की रोड है वो कहाँ छुपाई है। तो इस हवाले से जो है वो इसी बंगले पर खयाबान मोमिन में जो है वो कार्रवाई की गई और जो गार्ड रूम है जो हमने पहले दिन भी दिखाया था कि घर के अंदर गार्ड रूम कहाँ मौजूद है और कितने गार्ड्स हैं और कैसे ये तमाम तर निज़ाम चलता था। तो गार्ड रूम में एक चारपाई मौजूद है, चारपाई के नीचे से जो है वो ये लोहे की रॉड बरामद कर ली गई है और इस हवाले से भी अब तफ्तीश की जा रही है। जबकि जो शिराज है उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि मुस्तफ़ा को तशद्दुद करने से पहले इसी घर के अंदर एक लड़की मौजूद थी, उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो मुबैना तौर पर यह बयान भी और ये इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया है कि आया पहले एक लड़की को तशद्दुद का इशारा बनाया गया, फिर उसे वहाँ से मूव किया गया और उसके बाद जो है वो इसे तशद्दुद का इशारा बनाया गया और लड़की को ये कहा गया कि हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट में दर्ज हैं और अब तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि अर्गुमान की भी जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है और साथ साथ आज जैसे कि अदालती हुक्म था और हम इस वक्त मुआजगोट कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं और यहाँ इसकी कब्र कुशाई की जाएगी। जो मेडिकल टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है और उसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। जो इदारे हैं जो यहाँ होने चाहिए वो होगा। मतलब ये बताइएगा कि क्या इससे सैंपल्स लिए जाएंगे, इसका पोस्टमार्टम होगा, क्या अगला स्टेप क्या है? देखिए यहाँ से जो उसकी वो निकाली जाएगी डेड बॉडी और उसके बाद उससे सैंपल लिए जाएंगे और सैंपल जो है वो वालदा के सैंपल से किए जाएंगे जो डीएनए के लिए मैच होने चाहिए और उससे जो है वो इस बात की तस्दीक होगी कि आया ये लाश जो है वो मुस्तफ़ा की है। ये सेम ऐसी प्रोसेस होगा जैसे जो अर्गुमान का घर है वहाँ से जो कारपेट से नमूने लिए गए थे उन नमूनों को जो है वो मुस्तफ़ा की जो वालदा है उनके डीएनए सैंपल से मैच किए गए। उसके बाद ये तस्दीक हुई कि आया इस घर के अंदर इस पर जो है वो तशद्दुद किया गया है। तो अब यहाँ भी प्रोसेस यही होना है कि इसके यहाँ से जो सैंपल लिए जाएंगे उन्हें जो है वो डीएनए लैब में भेजा जाएगा और भेजने के बाद वहाँ मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं उनके सैंपल से वो मैच किए जाएंगे और मैच करने के बाद इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि आया ये लाश मुस्तफ़ा की वालदा की है। जबकि साथ साथ तफ्तीशी हुकाम ये बताते थे कि जो गाड़ी वहाँ से हब चौकी से मिली है उसके हवाले से भी जो है तफसीलात इकट्ठी की गई हैं और उसके हवाले से इब्तदाई तौर पर यह मालूम हो गया है कि वो गाड़ी जो है वो मुस्तफ़ा की ही है और उसी के नाम पर जो है वो रजिस्टर्ड है और फैमिली की जानिब से भी यही दावा किया गया है। और फिर ऑब्वियसली इस बातों से ये भी पता चल जाएगा ना, क्योंकि अब अरमगान अगर बता रहा है कि किस किस तरह उसने वो सारा जुल्म किया उस पे के डंडों से मारा, तो वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि वाकई वो तशद्दुद उसने उसको जलाने से पहले किया था। ये कब्र कुशाई जो है यहाँ कौन कौन मौजूद है और किसका होना ज़रूरी है? अदालत में से भी लोग होते हैं, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है? फैमिली मेम्बर्स भी हैं?
जी देखिए, हमारी मुस्तफ़ा की वालदा से बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया कि जो उसके वालिद हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, साथ साथ जो पुलिस सर्जन हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, एडिशनल पुलिस सर्जन मौजूद होंगे और जो मजिस्ट्रेट है उसकी मौजूदगी में और पुलिस की भारी नफरी जो यहाँ मौजूद है इसकी मौजूदगी में जो है ये कब्र कुशाई की जाएगी। 9:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर है और कुछ लोग अभी यहाँ नहीं पहुँचे। जैसे ही ये टीम और ये तमाम तर लोग यहाँ मौजूद होंगे उसके बाद इस एरिया को पूरा, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसको सील किया जाएगा और पीछे बिल्कुल जो ये टेंट आपको नज़र आ रहा होगा, इसी टेंट के अंदर जो है वो और इसको मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया गया है और कवर करने के बाद इसमें जो मेडिकल की टीम है वो यहाँ दाखिल होगी और गौरकन की मदद से इस कबर को पहले जो है वो तमाम तर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करने के बाद यहाँ से सैंपल्स जो हैं वो लिए जाएंगे। जी उसके बाद यहीं तदफीन हो जाएगी या अहले खाना इसे कहीं और दफनाने का इरादा रखते हैं? देखिए, अब तक ये अहले खाना की जानिब से कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया है। हमारी तफ्तीशी हुकाम से और AVCC पुलिस से बात हुई थी, उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि जैसे फैलेगी वैसे ही किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर यही बयान सामने आ रहा है कि यहाँ से सिर्फ सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा यही तदफीन की जाएगी। लेकिन अगर फैमिली की जानिब से ये कहा गया कि इस डेड बॉडी को यहाँ से मूव किया गया था, इस तशद्दुद का जो एपिसोड था उसमें उन पे भी तशद्दुद किया गया था, तो उन्होंने उस लड़की ने अपना इलाज कराया या फिर ये वही लड़की है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो मुल्क छोड़ के चली गई है? देखिए, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुल्क छोड़कर एक लड़की चली गई और जो शिराज ने इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया है वो एक एंजेलिना नाम की लड़की का बताया है और उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि उसे तशद्दुद का इशारा बनाने के बाद, और आपको ये बताएं कि जो ये रॉड लोहे की इस घर से मिली है, इसी रॉड से पहले उसे शिराज की जानिब से बताया गया है कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसे बाकायदा ऑनलाइन जो टैक्सी है वो करवाने के बाद उसे पैसे भी दिए गए और ये कहा गया कि जाके इलाज करवाना, और अगर तुमने ये बताया कि तुम्हारा तशद्दुद यहाँ किया गया है तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम तर जो बयान है वो शिराज की जानिब से बताया गया है, लेकिन इसको अभी पुलिस चेक कर रही है। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुस्तफ़ा पे तशद्दुद हुआ है, सबसे पहले हम, चूँकि लड़की की जानिब से कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई है और मुस्तफ़ा की शिराज जो है वो अरमगान का मुलाजिम है, मिल रहे तो पहले शिराज जो था ये इसका मुलाजिम है, मतलब एक नॉर्मल इंसान होशो आवास में। वैसे तो उसका बाप भी कह रहा है कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता है, उसको उल्टियाँ आ रही हैं, वो चाहता है रिहैब में उसे भेज दूँ। ये जो शिराज है ये मुलाजिम था या दोस्त है या दोस्त है इनका, और चलें अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग था तो शिराज भी बिल्कुल उसी में था, क्योंकि किसी इंसान को मार मार के जिंदा जला देना, मतलब किसी में भी इनमें होश नहीं थी कि कहीं किसी पॉइंट पे नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले इस बात को हम देख लेते हैं कि शिराज जो है वो अरगुमान का बचपन का दोस्त था, इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, और ये स्कूल गोइंग फ्रेंड थे आपस में। उसके बाद शिराज की जानिब से बयान दिया गया कि वो बीच में गायब हो गया था और 2 साल पहले जब उसके पास कोई जॉब नहीं थी तो वो अरगुमान के पास आया और अरगुमान का लेविश स्टाइल देखने के बाद अरगुमान की जानिब से उसे जॉब ऑफ़र भी की गई और वो यही मुलाजमत करता था। 31 दिसंबर को जो है वो जब अरगुमान का और मुस्तफ़ा का मुबैना तौर पर झगड़ा हुआ तो 2 जनवरी को जो है वो इस हवाले से शिराज को बताया गया और शिराज के साथ मिलकर ये तमाम तर प्लानिंग की गई और 6 जनवरी को जो है वो फिर मुस्तफ़ा को जो है वो एक बेंगलोर पे बुलाया गया अपने, और उसके बाद वहाँ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे ये साबित होता है कि जो शिराज है वो डे 1 से ही अरगुमान के साथ जो है वो इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर मुलविस था, और बताया जा रहा है कि दोनों उस वक्त अरगुमान और जो शिराज है नशे की हालत में थे, और लेकिन शिराज की जानिब से मुसलसल जो है वो मना किया जा रहा था और ये इतना ज़्यादा ओवरडोज नशा करते थे कि जब तफ्तीशी हुकाम ने इस बंगले पर छापामार कार्रवाई की और अरगुमान को वहाँ से लिया, जब फायरिंग का तबादला भी हुआ तो जब लेकर आए तो उसके बाद उससे जब इंटेरोगेशन करने लगे तो तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि उस वक्त भी ये नशे की हालत में था और इससे जो है वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे। इसी वजह से तो इसका वो वाला नशा, इसका जो मेडिकल इनिशियली गिरफ्तारी के फौरी बाद कराया गया था, आया था उसमें? बिल्कुल उसमें नशा आया था और ये वालिद की जानिब से भी बार बार दावा किया जा रहा है कि अगर मेरे बेटे को ये तमाम तर चीज़ें ना मिली तो वो ज़्यादा इसमें जो है वो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लिहाजा उसे जो है वो ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। लेकिन पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि उससे अब ना सिर्फ इंटेरोगेशन मुकम्मल कर ली गई है बल्कि उसका बयान भी ले लिया गया है। आपको बताएं कि यहाँ अब कब्रिस्तान में ये सूरत हाल है कि जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, वो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहुँच चुकी है, पुलिस की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और अब से कुछ देर बाद या कब्र कुशाई का जो मामला है उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और
यहाँ से सैंपल्स लिए जाएंगे। जो मुस्तफ़ा हैं उनके वालिद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी जानिब से भी तमाम जब चीज़ें को क्लियर किया जाएगा उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी थोड़ा सा दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये मेडिकल के जो बोर्ड है वो इस जो टेंट लगाया गया है यहाँ अंदर दाखिल हो रहा है। जो पुलिस सर्जन है वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ तमाम तर ये लोग इस जानिब के मनाजिर भी अगर अदनान हैदर आपको दिखाएँ तो यहाँ लोग मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को एक बाउंड्री तक जो है वो रखा जाए और उसके बाद यहाँ मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। आपको एक इस कब्रिस्तान का भी ओवरव्यू दिखाएँ अगर मेरे कैमरा में अदनान हैदर, तो ये ईदी की जानिब से लावारिस कब्रिस्तान है। किसी भी शख्स को अगर यहाँ जो लावारिस होता है तो उसको तदफीन की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्लेट्स यहाँ लगाई गई हैं किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। जो मुस्तफ़ा है उसकी कब्र भी इसी तरह की है और उस पर किसी किस्म का कोई नाम नहीं लिखा हुआ बल्कि मुख्तलिफ नंबर्स यहाँ जो है वो दर्ज हैं इन प्लेट्स के ऊपर। तो इसी हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को मुस्तफ़ा को जो है वो ईदी हुकाम ने यहाँ जो है वो दफन किया था और उसके बाद अब जो है वो इसकी कब्र कुशाई का मामला यहाँ हो रहा है और उसके बाद जो मुस्तफ़ा की वालदा है उससे उसका DNA सैंपल जो है वो तमाम तर मैच किए जाएंगे। जो पुलिस सर्जन है वो हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पेपर वर्क चल रहा है और उसके बाद अब से कुछ देर बाद ये जो है वो यहाँ ये जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वेट ये किया जा रहा है। अभी के लिए शुक्रिया आपका। ये इतनी कोई हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है कि मतलब अंजाम देखें कि उस मुस्तफ़ा का क्या हुआ कि जिस कब्र में वो उस पर एक नंबर ही लिखा हुआ, मतलब एक बेनाम किस्म की। नहीं मतलब ये अंजाम नहीं है, मतलब ज़्यादती हुई, ज़ाहिर है जुल्म हुआ है बच्चे के साथ। जुल्म भी हुआ और दोस्त आपके कौन है ये हम रोज़ बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोबत है आपकी, किन लोगों में आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं। काशिफ से हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की, अभी भी थोड़ा सा मोटिव समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। में है सारा कुछ दर्ज, बहुत से मामलात हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, मल्टीपल परतें हैं जिसे कहते हैं ना इस केस की, लेयर्स। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताउन से अवाम में दिमागी सेहत यानी मेंटल हेल्थ से मुतालिक आगाही की एक खुसूसी मुहिम चल रही है और आज हम इसी सिलसिले का एक अहम नुक्ता जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात तो सब जानते ही हैं कि जिस्मानी सेहत यानी जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत को भी उतनी ही अहमियत और तवज्जो दरकार होती है। लेकिन क्या ये अवेयरनेस है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कितनी लिंक्ड हैं? बिल्कुल, ये बहुत खराब हो तो दूसरी खराब हो ही जाए। हाँ मतलब जाहिर है अगर आप If you have mental issues, you are bound to have physical issues और अगर आपके फिजिकल इश्यूज हैं तो जाहिर है उसका तो जहन पे आपके असर होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कोई फिजिकल इशू नहीं है और आपका सिर्फ मेंटल इशू है तो उस मेंटल इशू को ओवरकम करने में, उसको ठीक करने में आपका एक सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है। एक्सरसाइज, वॉक, एड्रेनालिन, एंडोर्फिन्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको जहन के बहुत से मसलों से बचा सकती हैं, उनकी सूरत हाल बेहतर बना सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समर खान जो कि एक एडवेंचर एथलीट हैं और इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे हलीम तारिक जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं। पहले समर से बात कर लेते हैं। समर, क्या हाल है आपका? और आपको हम सोशल मीडिया पे आपके बाइकिंग एडवेंचर्स जो हैं वो हम देखते रहते हैं। हाउ डज़ इट हेल्प यू? हम बिल्कुल पॉइंटेड बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ पे कि किस तरह आपको मतलब इतनी स्ट्रेनुअस राइड्स हैं, आप अपनी साइकिल लेके कहाँ कहाँ पहाड़ों में और पता नहीं किधर किधर आप निकली होती हैं। हाउ डज़ इट कीप यू मेंटली हेल्थी? एक चीज मैंने की है कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ उसमें मेल, फीमेल, सिंगल्स, शादीशुदा सब आ जाते हैं, कॉलीग्स जो हमारे होते हैं, और जब वो एक एक करके बता रहे होते हैं कि मुझे उस दिन पैनिक अटैक हुआ था या तो मैं तो बहुत सख्त एंग्जाइटी से गुजर रहा हूँ या मैं डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि आई एम सो ब्लेस्ड क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाती, ना मुझे कभी ऐसी चीज़ों के कोई एक्सपीरियंस हुआ है आज तक। हालांकि सिर्फ 7-8 साल मुझे स्पोर्ट्स में हो गए हैं और उससे पहले एक पूरी लाइफ थी। सो स्पोर्ट्स से पहले ही मेरे जितने मसले थे वो थे जब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया है, पहाड़ों पे जाना शुरू किया है, 8-10 साल हो गए, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मैंने ड्यूरिंग द फेज एक्सपीरियंस नहीं की। वर्क स्ट्रेस थोड़ा बहुत होता है कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होता कि आपको मेडिकेशन लेनी पड़े या वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करे। सो इससे मैंने यही चीज़ डिड्यूस की है कि नेचर, आउटडोर वॉक्स, फिजिकल फिटनेस, आपकी वर्जिश आपको सिर्फ फिजिकली जिस्मानी तौर पे मजबूत नहीं बनाती बल्कि वो आपको जहनी तौर पे भी बहुत मजबूत बनाती है।
मतलब would you say they are like an alternative to therapy या medication and all? जब आप बाहर होती हैं या फिर when you sweat it out, अगर आप जिम में हो या फिर जिस तरह आप तो खैर आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह में हैं, तो ये आपको लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव है कि जहाँ लोग थेरेपी के लिए कितना पैसा देते हैं, आपका पसीना बहे, आपका सांस फूले, आप फिजिकल स्ट्रेन हो एक्सरसाइज की वजह से, डिस्ट्रैक्शन भी हो। नहीं, मैं थेरेपी को इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकती या उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको एक मेडिकल एक्सपर्ट ही चाहिए जो इतनी सीवियर लेवल पे हो जाती हैं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस और जो आपकी आउटडोर्स है, आपका पॉजिटिविटी है, वो आपको उस तरफ जाने से रोकती है। वो आपके क्योर से पहले ही वो आपका प्रिकॉशन है, वो आपको वो लाइफ मेंटेन करती है कि उस तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन वंस यू गो टू दैट वे ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, तो आपको मेडिकल एड चाहिए होती है वापस आने के लिए। बड़ा अच्छा आपने समर पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट किया है, क्योंकि इसीलिए हम इनकरेज भी करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, वर्किंग आउट, वॉकिंग, ये सारी आर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। अच्छा, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप अभी बता रही थी कि आपके अपने दोस्तों से बात होती है, कॉलीग से बात होती है, और जाहिर है लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं, ज़हनी तनाव का किसी न किसी सूरत में तकरीबन हर इंसान शिकार है, तो आप उन्हें मशवरा दिया या आपने, या आप उन्हें मशवरा देती हैं कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे या रनिंग करेंगे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो यू वुड फील बेटर? और क्या किसी ने फिर आपको आके बताया कि हाँ यू वर राइट समर और हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर है, हम बेहतर महसूस करते हैं? अच्छा, इनिशियली तो सब यही कहते थे ना, क्योंकि ये खुद स्पोर्ट में है तो ये हर जगह सबको कहती है स्पोर्ट्स करो, लेकिन फिर मैंने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि आप मेरी बात ना माने, आप एक्सपेरिमेंट करें, लेट्स ट्राई। आप 1 महीने का चैलेंज लें, बिफोर एंड आफ्टर आपको खुद समझ में आ जाएगी कितना फर्क पड़ा आपकी पर्सनैलिटी में, मेंटल स्टेट में। और जब आप फिजिकल चैलेंजेस अबूर करते हैं ना, उसमें सक्सेसफुल होते हैं, फिर आपको बहुत लाइफ की छोटी छोटी चीजें वो तो आप कुछ समझते ही नहीं कि अच्छा ये तो बहुत ईजी है, सो आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है। You're very right. Thank you so much. Thank you, Samar, for your you own spoke very well about it. as well. I'm sure लोगों को कुछ सीखा भी होगा। खासतौर पे समर ने ये जो बात की है ना प्रीएम्प्टिव, कि आप उस डायरेक्शन में उस तरफ जाएं ही ना, बिकॉज इफ़ यू आर इनटू फिटनेस, फिजिकल स्पोर्ट्स, वॉकिंग, स्विमिंग, अगर आप इन चीज़ों में हैं तो आप मतलब तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्थी माइंड होगी, आपकी हेल्थी बॉडी होगी, तो आप उस तरफ जाएंगे नहीं कि जहाँ आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों, डिप्रेशन हो, इस किस्म की चीज़ों। अच्छा जी, हलीम तारिक फिज़िकल ट्रेनर, फिज़िकल फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम सर्टनली ये पूछेंगे, क्योंकि हम पहले ही ये तो बात इस्टेब्लिश्ड है, हम क्या कर रहे हैं, ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, एनीथिंग जो आपको ज़रा थकाए फिज़िकली, वो आपकी जहनी हालत को बेहतर करती है। और ट्रेनर्स के पास तो आपको पता है हर रोज़ ही ऐसे लोग आते हैं जिनसे उनका इंटरेक्शन होता है, जो फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। सोहमा प्लीज़। बिल्कुल, अच्छा, थैंक यू सो मच हलीम, आप आए हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि फ़िटनेस ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ जो है वो ऑब्वियसली देखो हैंड इन हैंड, अभी हम इससे पहले भी ये बात कर रहे थे, लेकिन अब हमने देखा है कि ऑब्वियसली एक्सरसाइज जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं? बिल्कुल, आप ये बता सकते हैं, बिकॉज हमने अभी समर का भी एक्सपीरियंस लिया है, वी वांट टू नो अबाउट योर्स एज वेल। So I'm Halim, I'm 31 years old, I'm a fitness trainer, मैं C3 Fitness बिलावल हाउस पे काम कर रहा हूँ। I really enjoy what I do and I would also like to think that I'm really good at it. So एक तो फौरी benefits हैं, जैसे the endorphin release, you feel good, you feel calm, you have energy, आप उसको एक अच्छे outlet में express कर सकते हैं। But apart from that, I also believe indirectly, like from a diet and sleep perspective, exercise plays a very important role. Diet के लिए I never go hungry, I'm having my meals on time, तो उससे मेरा काफ़ी जो पूरा दिन का मूड मिजाज रहता है वो काफ़ी अच्छा रेगुलेट हो जाता है। And then from a sleep perspective, I always prioritize my sleep. If I have to go early in the morning, I'm going to be sleeping early. तो इससे भी जो दिन में चिड़चिड़ाहट होती है या ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं तो वो थोड़े काबू में हो जाते हैं। That's right. अच्छा, अब हलीम ये भी बताइएगा कि एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा हो कि हाँ फिज़िकल फ़िटनेस में आके या इस की वजह से
मुझे ज़हनी सेहत में बेहतरी महसूस हो रही है, आपका रजीम या एक्सरसाइज जो है, हैज़ इट एवर हेल्प्ड यू? So I personally at the gym मैं बहुत सारे clients को deal करता हूँ, so not everyone is the same. Some people are there to maybe work really hard and some people are just there to move a little bit. तो आपको वो client को देख के उनको थोड़ा समझ के you have to work accordingly. Not just from an exercise perspective, I also try to provide a conducive and a helpful environment where there's a bit of socializing, interaction hai, entertainment hai. So all of these factors combined, they can lead to a very pleasurable outcome for the. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हलीम तारिक। डेफिनेटली ये इन्वायरमेंट जो एक होता है ना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, सारे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, एक्सरसाइजेस वगैरह, बेशक बी इट अ जॉग वॉक, मतलब वॉट एवर इट इज़, यू फील बेटर। मतलब अगेन हम वही बात कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी अच्छी सोबत में रहें, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी इंशाल्लाह आपको नहीं होंगे। और ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो इस तरह की जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, पैडल खेलते हो, सॉकर खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, जिम जाते हो, कैन आई यूज दैट वर्ड कि वेले ना हो, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ना, तो तब दिमाग पे बड़ा प्रेशर होता है, बड़ी टेंशन हो जाती है बहुत सी चीज़ों में और गलत चीज़ों की तरफ इंसान चला जाता है। तो हेल्थी एक्टिविटीज़ विल कीप यू मेंटली फिट, फिजिकली फिट, मेक यू प्रोडक्टिव, मतलब बहुत सी चीज़ें। अच्छा जी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से भी हमने ज़रा पूछा है, कई हफ्ते हो गए साइम अय्यूब के हवाले से ज़रा परेशान हैं, साइम को ज़ेरे इलाज रहे वो हैं, कुछ क्या चल रहा है, इंजरी की नौयत अब कहाँ तक पहुँची है, इलाज कब मुकम्मल होगा? सो मुर्तज़ा ने हमें ये अपडेट्स दी हैं। जी, साइम अय्यूब का बरतानिया आए वो तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। इस अरसे में साइम अय्यूब की जो लंदन का हार्लेट स्ट्रीट क्लिनिक है, वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अर्सा चली है। उसके बाद जो साइम अय्यूब मुख्तलिफ जो फिजियोज़ हैं उनके साथ उनकी जो सेशंस हुए हैं, साइम अय्यूब ने जो अपने पर्सनल जो उनके कॉन्टैक्ट से जो बाज़ यहाँ पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो फिजियोज़ हैं, मुख्तलिफ जो फुटबॉल क्लब्स हैं उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ भी वो मिले और अब जो साइम अय्यूब की जो रिकवरी है वो तकरीबन उनकी मुकम्मल हो चुकी है। और जो पिछले बहुत सारे इवेंट्स हैं लंदन में हुए, तकरीबन 3 से 4 ऐसे इवेंट्स थे जहाँ पर वो आए भी। एक पाकिस्तानी एक चैरिटी का इवेंट था, वहाँ पर वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो बिल्कुल वहाँ पर नॉर्मली चल रहे थे। उससे पहले साइम अय्यूब से मेरी बात हुई थी तकरीबन आज से 10 दिन कबल, जिस पर उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स ने उनको अब मशवरा दिया है कि वो जो वेट है वो अपने जो उनको जो एंकल जहाँ पे इंजरी हुई थी उस पर वो अपना फुल वेट डालकर वो चल सकते हैं। ये आज से तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। उसके बाद वो उनको मुख्तलिफ इवेंट्स में भी देखा गया। उनकी जो रिहेबिलिटेशन है इस हवाले से वो जारी है। और साइम अय्यूब अब तकरीबन जो उनकी जो कंडीशन है वो पहले से बहुत बेहतर है और वो नॉर्मली अब चलना शुरू हो गए। लेकिन जो दौड़ना है, जो फुल उनकी जो प्लेइंग एक्टिविटी है उसके हवाले से डॉक्टर्स का अभी तक उनको एडवाइस यही है कि वो उसको अभी रिज्यूम फुल फ्लेज नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमें मुर्तज़ा ने बताया फ्रॉम लंदन। दूसरा फिर हमने एक और सवाल भी किया, क्योंकि हम बहुत सी सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली तस्वीरें उनकी देख रहे हैं आजकल के, कहीं वो गए हुए हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, ये वो, तो बहुत लोगों को ये परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है कि भाई वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बट बड़ा अच्छा मुर्तज़ा ने हमें बताया कि मतलब लगना ठीक और पूरा ऑप्टिमम पे परफॉर्म करना, जो कि एक क्रिकेट आपसे रिक्वायर करती है, दे आर डिफरेंट चीज़ें ऑल टुगेदर। तो खैर फिर भी हमने मुर्तज़ा से ज़रूर पूछा कि क्या मसरूफियात हैं साइम की इस दौरान जहाँ उनकी सारी इलाज हो रहा है, और वो सफ़र कब कर सकते हैं और क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो ये जवाब मिला। जी, साइम अय्यूब के करीबी ज़राए का ये कहना है कि अगले सिर्फ चंद दिनों में तकरीबन नेक्स्ट वीक तक वो समझते हैं कि साइम अय्यूब बरतानिया में जो नेट प्रैक्टिस है उसका वो आगाज़ कर देंगे। उनको डॉक्टर्स की तरफ से स्लो एंड स्टडी जो उनको फिजियो है उसका मशवरा दिया गया, जिसको उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि साइम अय्यूब ने उनको टेकअप किया और अब उनकी जो रिकवरी है वो जो डॉक्टर्स उनको बता रहे थे, जो टाइम उन्होंने जो टाइम स्केल बताया था वो उससे भी बेहतर अंदाज में हुई है। पिछले चंद दिनों में साइम अय्यूब को देखा गया मुख्तलिफ इवेंट्स में, उनको एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो एक बाउलिंग सेशन है वो कर रहे हैं वहाँ पर वो, और बाकायदा उसमें जो वो फुली जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ शाम को उनको बाहर दोस्तों के साथ बाहर जाते हुए भी देखा गया है।
मुख्तलिफ इवेंट्स में गए, चैरिटी इवेंट्स में गए हैं। उनके एक बहुत ही करीबी ज़राए का ये कहना है कि बहुत जल्द अगले सिर्फ चंद दिनों में उनको जो इन एक्शन दोबारा देखा जाएगा, और जब उनका जो नेट सेशन का जो नेट प्रैक्टिस का जो सेशन होना है बरतानिया में, उसके बाद वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगले तकरीबन 2 वीक्स में फिजियोज उनको गो अहेड कर देंगे जो बरतानिया से आने के लिए। एक उनके बरतानिया में जो लॉन्गर स्टे है उसकी वजह इनिशियली उनका यूएई का वीज़ा नहीं हो रहा था, वो वीज़ा भी हमारे ज़राए के मुताबिक आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल उनको वो वीज़ा भी इशू हो जाए। चलिए, देयर यू गो, सारी अपडेट्स जो आप जानना चाहते थे अबाउट साइम अय्यूब जी। मौसम की सूरत हाल हम मुल्क के तूलो अर्ज़ से मालूम कर रहे हैं और अभी जाएंगे कोयटा। शहाब उमर हमारा इंतजार कर रहे हैं। शहाब, कैसा मौसम है? ठंड है। आज ही 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई थी। उसके बाद सूबे के शिमाली इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। ख़ास तौर पे वादी ज़ियारत और अतराफ़ में जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद से जो कम से कम दर्जा हरारत है उसमें कमी रिकॉर्ड की जा रही है और वादी में हल्की सर्द हवाएँ चल रही हैं। पहाड़ की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ी हुई है, सर्द हवाएँ चल रही हैं, मौसम सर्द हो गया है। कलात और सूबे के जो दीगर शिमाली इलाके हैं, ख़ास तौर पे किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, चमन, 2 दीगर बाला इलाके, वहाँ पे भी एक बार फिर से मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुसाखेल, पंजूर, चागी समेत बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पे तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इस दौरान सूबे के शिमाली इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी भी मुतवक्का है। जी, तो विच ऑल्सो मीन्स कि फिर हमारे यहाँ भी थोड़ी सी तो अच्छी हवा आएगी ना, क्योंकि अब कोयटे में हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए कोयटे में। अभी हम एहसानुल्लाह शाकिर के पास जाएंगे, वो हमें बता रहे हैं कि लोअर दीर में क्या चल रहा है। अच्छा ही होगा। हाँ जी बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर और अपर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला तन गया है और आज दोनों अजला में मौसम साफ है, जबकि बालाई इलाके जो है इस वक्त शदीद ठंड की लपेट में है। शहरी इलाकों में इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही है, जबकि मौसम जो है वो खुशगवार भी है। इसी तरह अगर हम लोअर दीर की बालाई इलाकों शाही, बिन शाही और वादी कलपानी की भी बात करें तो वहाँ पर शदीद बर्फबारी हुई है और वहाँ पर अब भी राब्ता सड़कें जो है वो बंद है। शाही के मुकाम पर अपर दीर और लोअर दीर को मिलाने वाला जो रास्ता है वो भी बंद है, जबकि अपर दीर के इलाके वादी कुमराट, कोहिस्तान और पातराक के मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता जो है वो ताहाल मुनक़ता है और जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों से इन बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता है। ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो रहा है और आसमान का रंग कितना खूबसूरत है। और वादी नीलम अभी चलेंगे, एक और खूबसूरत जगह, फयाज हुसैन वहाँ से। थैंक यू। वादी नील में जारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम चुका। मतलब अबर आलूदा पहाड़ गहरे बादलों की लपेट में, सूरज और बादलों की आंख में चोली चल रही है। सब वैलीज में 5 से 8 इंच, जबकि पहाड़ों पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। बर्फपोश पहाड़ वादियां हसीन मनाजर पेश कर रही हैं। सैतुन कमात, अड़ंकेल, ग्रेस, अलमत, शारदा, लोहात वाला, अपर नीलम बर्फबारी के हसीन नज़ारों से लुत्फअंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सियाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। महकमा शरात की मशीनें सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। सड़कों पर फिसलन में इजाफे के बायस इंतजामिया की तरफ से शहरियों और सियाहों को 4x4 गाड़ियां और टायर्स पर स्नो चेन इस्तेमाल करने की हदायत जारी की जा रही है। वादी नीलम के जरिए इलाकों में दर्जा हरारत बेहतर होने से सर्दी की शिद्दत कम हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज के बाद बारिश और बर्फबारी का एक नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है, जो कि 27 फरवरी तक जारी रह सकता है। जहरी इलाकों में माहिरीन के मुताबिक मौसम सरमा के दौरान बर्फबारी न होने की वजह से गर्मियों में पानी की एक कमी का सामना हो सकता है। जी हाँ, मतलब आंखें बड़ी ठंडी ठंडी हो गई हमारी। वेरी नाइस प्लेस। अच्छा, मरी कैसे हम भूल गए? जवाद अब्बासी हमें बता रहे हैं फ्रॉम मरी। इस साल की जो पहली अच्छी बर्फबारी मरी में देखने को मिली है। कल रात से शुरू हुई और कल पूरा दिन मरी में अच्छी बर्फबारी हुई है। लगभग मरी में तकरीबन 8 इंच, जबकि गलियात में 10 इंच तक बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन उसके बाद बर्फबारी का जो सिलसिला था वो तो थम गया है, लेकिन अब भी जो इस वक्त वादी के जो नज़ारे हैं वो इंतहाई हसीन है। यहाँ मैं बताऊँ तो सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त मरी और गलियात में मौजूद है, जो बर्फबारी की खबर सुनते ही मरी और गलियात पर टूट पड़े हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में मरी और गलियात के जितने भी तफरीही मकामात हैं वहाँ पे सयाह मौजूद हैं। यहाँ अगर मैं बताऊँ तो
चूँकि इस साल की ये पहली अच्छी बर्फबारी जो इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, तो उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया भी जो है वो हाई अलर्ट हुई है और जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट थे, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो हाईवे का जो अमला है, हाईवे की मशीनें हैं, वो फील्ड में मुतहरिक रही हैं और साथ साथ रोड क्लियरेंस हुई है। उसके साथ साथ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो मुख्तलिफ चौक चौराहों में तैनात रहे हैं और ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इस वक्त भी मैं बताऊँ तो मरी और गलियात के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ वो बिल्कुल क्लियर हैं और वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मामूल के मुताबिक है। और इस वक्त जो सयाह हैं वो माल रोड, बूरबन, अयूबिया, नथिया गली, पतराटा इन मकामात के ऊपर मौजूद हैं। महकमे मौसमियात ने बर्फबारी के इम्कान तो जाहिर किया है आज भी, लेकिन बज़ाहिर कुछ इस तरह के असरात नजर नहीं आ रहे कि आज बर्फबारी कोई देखने को मिल सकता है। ये मजा आया ना देख के मुझे, कुछ बर्फ वगैरह, बड़ा ही सीन। अच्छा प्लीज अपना हाथ उठाएं जो जो यूनिवर्सिटी के डेज में बर्फ देखने जाते थे। मरी, आप ही नहीं उठाया। What is wrong? मतलब you never went to see बर्फ? नहीं, मैंने बात ही नहीं करनी। आज हम बस यहीं खत्म कर देंगे शो पे, कॉज इसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं। We're gonna see you and Pakistan. Good luck. Best of luck, Pakistan. For Sunday. See you on Monday. Bye.